हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों गुप्त वंश का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग गुप्त वंश का दूसरा वीडियो देखेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे विथ फुल एक्सप्लानेशन। फुल एक्सप्लानेशन भी यहाँ रहने वाला है दोस्तों, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन है देवी चंद्र गुप्तम से, मृच्छकटिकम से, कामसूत्र से या उपयुक्त सभी से। आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिएगा, है ना। कुछ टाइम दे दूंगा आप लोगों को आंसर देने के लिए। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, देवी चंद्र गुप्तम की रचना किसने की है? विशाख दत्त ने की है, ठीक है। देवी चंद्र गुप्तम संस्कृत भाषा के एक राजनीतिक नाटक है, ठीक है। कैसा नाटक है? एक राजनीतिक नाटक है। इस नाटक में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की पत्नी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है, ठीक है। मृच्छकटिकम की बात कर लिया जाए तो ये किसकी रचना है? शूद्र की रचना है। और मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। और कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने की थी। हो गया क्लियर? चलिए सभी फैक्ट क्लियर करते चलूंगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या यूनानी? तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है इसे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे और उन्हीं ने ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। यह गुप्तों के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है गुप्त राजवंश की स्थापना कब हुई थी? गुप्त राजवंश की स्थापना 240 ईस्वी में, 260, 275 या 285 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 240 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी, ठीक है। कब की थी? 240 ईस्वी में की थी, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 240 से 280 तक। इसके बाद घटोत्कच आ जाते हैं 280 से 319 ईस्वी के बीच। और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम जिसे महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक यदि आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त चंद्रादित्य थे। उनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? समुद्रगुप्त का समकालीन
सिंगली द्वीप का शासक कौन था? समुद्रगुप्त का समकालीन सिंगली द्वीप का शासक कौन था? मेघवर्मन, तुंगवर्मन, तीसरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मेघवर्मन था। ठीक है, कौन था? मेघवर्मन। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? मेघवर्मन था। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के शासनकाल में बोध गया में महाबोधि मंदिर के पास महाविहार का निर्माण कराया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने, श्रीगुप्त ने। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लिया जाए तो ये गुप्त वंश का कौन सा शासक होता है? तीसरा शासक होता है। ठीक है, कौन सा शासक होता है दोस्तों? तीसरा शासक होता था। उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे और महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का, ठीक है, विवाह किससे किया था दोस्तों? रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। ठीक है, और रुद्रसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वकाटक वंश का। ठीक है, वकाटक वंश का। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? समान रूप से प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? कुमारात्य, महामात्य, उपरिक या गुप्ता? आंसर कीजिएगा। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। सामान्य रूप से प्रांतपतियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपरी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उपरिक कौन थे दोस्तों? गुप्त वंश के शासकों के शासनकाल में प्रांतीय गवर्नर थे। कौन से गवर्नर थे? प्रांतीय गवर्नर को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए कई भुक्तियों में बांटा गया था। ये भुक्तियां वर्तमान कमिश्नरी जैसी होती थी। ठीक है, इन भुक्तियों का शासन उपरिक के नामक अधिकारियों के हाथ में था। ठीक है, ज्यादा ताकतवर हो जाने पर उपरिक को क्या कहा जाता था? उपरिक महाराज भी कहा जाता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा है, गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो गुप्त काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रशासन थी। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? ग्राम थी। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर प्रशासन का काम देखती थी। ग्राम सभा के कार्य और क्या थे? ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था करना, निर्माण कार्य करना और राजस्व एकत्रित करना। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीण कहलाता था या महतर होता था। ठीक है, गांव के समूह को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। दोस्तों सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक कलम कॉपी लीजिएगा और सारे को आप क्या करिएगा? नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे जी, श्रीगुप्त के बाद। ठीक है, श्रीगुप्त पहले, उसके बाद घटोत्कच, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद चौथे राजा कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? समुद्रगुप्त थे। तो चौथे राजा थे, वे 335 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने अभियानों में 9 राजाओं को
नष्ट किया और 12 को अपने अधीन कर लिया था। समुद्रगुप्त ने प्राचीन वैदिक अश्वमेध यज्ञ को फिर से शुरू किया था। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। समुद्रगुप्त एक अच्छे कवि और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है, दंडपासिक नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। दंडपासिक नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिस विभाग का प्रधान होता था। दंडपासिक गुप्त काल में किस विभाग का प्रधान होता था? पुलिस विभाग का प्रधान होता था। गुप्तकालीन प्रशासन से जुड़े और अधिकारी को हम यहाँ देख लेते हैं। महाप्रतिहार कौन थे? राजमहल के रक्षक के प्रधान थे। महासेनापति गुप्तकालीन सेना का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति का मंत्री होते थे। विनय स्थिति स्थापक कौन होते थे? धर्म संबंधी मामलों के प्रधान होते थे। नगराध्यक्ष या मुख्य नगरा नायक नगर के मुख्य अधिकारी होते थे। कटुक कौन होते थे? गज सेना के प्रमुख होते थे। भटासुपति अश्वरोही सेना के प्रमुख और उपति भुक्ति के प्रधान होते थे। ये तो बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट है, हुन्नों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त के शासनकाल में। हुन्नों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। यह आक्रमण 5वीं या 6ठी सदी के आसपास किया गया था। क्लियर ना? नेक्स्ट है, भीतरी नामक स्थान पर स्कंद गुप्त ने किस देवता की प्रतिमा स्थापित की थी? आंसर इज ऑप्शन बी, विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। भीतरी स्तंभलेख, ठीक है, किस शासक से जुड़ा हुआ है? स्कंद गुप्त से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सैदपुर के पास भीतरी गांव में खोजा गया था। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। ऊंचाई 15 फीट है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। दोस्तों, क्यों इंतज़ार रहता है? क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी ऊपर चला जाता है दोस्तों, और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। समुद्रगुप्त के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख कौन है? तो बता चुका हूँ दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। हरिसेन की बात कर लिया जाए तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त का एक स्तंभ लेख है, जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस वंश के शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त वंश के शासकों को दिया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त वंश के शासकों को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे? आंसर इज द ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। नेक्स्ट है, वह कौन सा गुप्त सम्राट था जिसे अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया था? ठीक है, अभी बता चुका हूं दोस्तों, रुद्रसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? वकाटक वंश के शासक थे, और इन्हीं से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, तो आंसर इज द ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है,
चंद्रद्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गुप्त वंश का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में गुप्त वंश के तीसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।